नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर वीकडेज पर मैं हाजिर होता हूं क्राइम की कोई कहानी लेकर, कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर, मगर आज मैं वीकेंड पर आप सबके सामने हाजिर हूं और इस वीकेंड से बल्कि मैं एक नए एपिसोड, नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा फॉलो अप। फॉलो अप नाम से आप ये समझ सकते हैं कि हम किसी केस को फॉलो करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो केस, वो मामला इस वक्त किस मुकाम पर खड़ा है। और इस सीरीज के तहत हम उस तरह के मामलों को उठाएंगे जो अपने होने के वक्त में, जब ये घटनाएं हुई थी, तब उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, देश दुनिया में उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे उन मामलों को लोगों ने भुलाना शुरू कर दिया। इसके लिए कई बार मीडिया पर भी ये दोष लगता है कि मीडिया जो है उस तरह के पुराने मामलों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करती, जिक्र नहीं करती, मगर हकीकत ये भी है कि इस तरह के बेशुमार मामले हैं। एक एक पुराने मामलों का जिक्र करना भी शायद उतना मौजू और सटीक नहीं होता है, लेकिन जो मन में जिज्ञासा होती है कि अरे उस मामले में क्या हुआ, जैसे निठारी के मामले में क्या हुआ, या आरुषि मर्डर केस के मामले में फिलहाल स्टेटस क्या है, या मान लीजिए जो देहरादून उत्तराखंड में जो अंकिता मर्डर केस था, उस मामले में जांच कहां तक आगे बढ़ी। इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। तो इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों का फॉलोअप इस सीरीज के तहत हम लोग करेंगे। और आज इसकी पहली कड़ी के तौर पर हम बात करेंगे बलात्कार के दोषी और कत्ल समेत दूसरे कई तरह के संगीन गुनाहों के आरोपी तथा कथित संत आसाराम बापू की। आसाराम बापू की उम्र जो है तकरीबन 80 साल के आसपास है और पिछले 10 सालों से वो जोधपुर जेल में बंद है और उस पर इल्ज़ाम है अपनी ही आश्रम में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का। आप सोचिए, कोई रेपिस्ट किसी लड़की के साथ ज्यादती करता है तो उस पर तमाम लोग उसे हिकारत की निगाहों से देखते हैं और उसकी बड़ी निंदा आलोचना होती है। लेकिन कोई ऐसा आदमी जो खुद को संत बताता हो, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग उसके चरणों में लौटने के लिए तैयार हो जाते हों, एक इस तरह का आदमी जिसकी छवि जो है वो गॉडमैन की हो, वैसा आदमी अगर रेप के जुर्म में न सिर्फ आरोपी बनता है बल्कि उस पर जुर्म साबित हो जाता है, तो ये मामला कितना संगीन हो जाता है। तो आसाराम बापू की कहानी कुछ ऐसी है। आसाराम बापू के इतिहास और उसके आसूमल हरपलानी से आसाराम बापू बनने के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग आसाराम बापू के इतिहास के बारे में अब जान गए हैं। लेकिन अभी उस पर जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उस पर जो केसेस दर्ज हैं, वो केस अभी किस मुकाम पर ठहरे हैं, वो जेल में इन दिनों क्या कर रहा है, कैसे उसका वक्त गुजरता है, इसके बारे में आज फॉलोअप के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आसाराम बापू को धर्मकर्म से जितना नाम मिला उससे ज़्यादा बदनामी जो है रेप, काला जादू, तंत्र मंत्र, नरबली, नकली दवाएं बेचने जैसे बहुत ही संगीन और बहुत ही जघन्य अपराधों के इल्ज़ामों से मिला। रेप के मामले में तो उसे जोधपुर की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और जोधपुर कोर्ट ने इस मामले को कुछ इतना संगीन पाया कि कोर्ट ने स्पेशली ये मेंशन किया कि सिर्फ आजीवन कारावास की सज़ा नहीं, बल्कि आजीवन कारावास की सज़ा मतलब मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना। तो एक इतने संगीन मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद फिलहाल पिछले 10 सालों से आसाराम बापू जेल में बंद है। लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल भी उपजते हैं कि जेल में वो इन दिनों क्या कर रहा है। आपको याद होगा शुरू में जब वो गिरफ्तार होकर जेल गया था तो उसने बताया था कि उसे बड़ी अजीब किस्म की बीमारी है जिसका इलाज जो है वो एलोपैथी में नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा से ही हो सकता है, कोई वैद्य है वही उसका इलाज कर सकता है, और वो भी एक खास महिला वैद्य का उसने जिक्र किया था और कहा था कि यही मेरा इलाज करेगी। उसने अपनी बीमारी के बहुत सारे हथकंडे बनाए थे और जेल में शायद कुछ दिनों के लिए महिला वैद्य को आने जाने की इजाज़त के लिए उसने अर्जी भी दी थी, लेकिन ये सारे हथकंडे उसके फेल हो गए। उसने अदालत में भी बार बार ये बताया कि मैं संत हूँ, ध्यान और पूजन अर्चन में ही मेरा वक्त गुजरता है, मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे सज़ा मत दो, मुझ पर दया करो, इस तरह की बातें उसने बहुत कही। लेकिन ये सारी बातें जो है वो बेकार साबित हुई और जब
जेल में आसाराम बापू का मेडिकल चेकअप किया गया तो यह पाया गया कि ये जो बीमारियों की कहानियां बना रहा है उन कहानियों में कोई दम नहीं है, और इसीलिए किसी भी वैद्य को अभी न तो इलाज के लिए उसके पास जाने की इजाज़त है और न ही उसको कहीं बाहर किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बल्कि जब भी उसे कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है तो जेल में ही उसका इलाज होता है, और पिछले 10 सालों से वो जोधपुर जेल में बंद है। लेकिन चलिए, अभी आसाराम बापू जोधपुर जेल में बंद है, लेकिन वो जोधपुर जेल से जाहिर है बाहर आने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन उसे बाहर आने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? क्यों उसका मामला हाईकोर्ट में होने के बावजूद उसे जमानत नहीं मिल रही है? ये सारे सवाल हैं जिसके बारे में आज फॉलोअप में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उन तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करें, उसके बारे में बात करें, आइए जल्दी से आसाराम बापू के बारे में थोड़ा उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास जान लेते हैं। और जल्दी से इसलिए जान लेते हैं क्योंकि ये सब कुछ सोशल मीडिया में और पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है, लेकिन जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और जो आसाराम बापू के बारे में मान लीजिए पहली बार सुन रहे हैं, या जिन्हें उसके इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको एक आइडिया आसाराम बापू के बारे में हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आसाराम बापू के इतिहास का जिक्र करना चाहता हूँ। आसाराम बापू का जन्म जो है आज़ादी से पहले तकरीबन 1941 के आसपास, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिंध प्रांत में हुआ था, पाकिस्तान में। और जब देश का बंटवारा हुआ तो उसका परिवार जो है वो सिंध से माइग्रेट होकर भारत के अहमदाबाद में आया और यहीं आकर बस गया। यहाँ पर आसाराम बापू जो है वो छोटे मोटे काम करता था। उसने कुछ समय तक तांगा चलाया, कुछ समय तक अपने पिता के साथ मिलकर उसने शक्कर यानी चीनी, गुड़ वगैरह बेचने का कारोबार भी किया। लेकिन बाद में उसके कदम बहके और फिर वो कुछ समय तक जो है शराब की तस्करी भी करता रहा। आसाराम का असली नाम आसुमल हरपलानी है, लेकिन धीरे धीरे ये बताते हैं कि आसाराम जो है संत लीला शाह का शागिर्द बन गया और उसने ये दावा करना शुरू कर दिया कि वो जो है संत लीला शाह से दीक्षा प्राप्त कर चुका है और वो खुद भी एक संत है। इस तरह से कई साल गुजरने के बाद और तरह तरह के धंधे करने के बाद वो धर्म कर्म के धंधे में आया। और धर्म कर्म का धंधा मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के इल्ज़ाम उस पर बाद में लगे, उसके बाद ये बात साबित हो गई कि वो धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा उसका वास्ता नहीं था, बल्कि धर्म कर्म के नाम पर उसने दुकान खोल रखी थी। तो हालांकि इसके बावजूद आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आसाराम बापू के धर्म कर्म की दुकान बड़ी ज़बरदस्त चली। ऐसी चली कि देश दुनिया में आसाराम के 400 से ज़्यादा आश्रम और सेंटर्स बन गए और इसके अलावा 4 करोड़ से ज़्यादा उसके भक्त बन गए और इनमें से कई करोड़ लोग अभी भी आसाराम को भगवान का रूप मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हालांकि जो छवि आसाराम की अब निकल कर सामने आई है उसके बाद ज़्यादातर लोगों का उससे मोह भंग हो चुका है और एक मोटे तौर पर जो अनुमान है उसके मुताबिक आसाराम बापू और उसकी जो पूरी चौकड़ी है उसका संपत्ति का वैल्यूएशन तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। तो ये अपने आप में जो साम्राज्य उसने धर्म कर्म के नाम पर खड़ा किया था, उसके इस आंकड़े को देखकर और इन तमाम फिगर्स को देखकर आप उसे समझ सकते हैं। अब आइए उस केस की बात करते हैं जिस केस ने आसाराम बापू की लुटिया डुबो दी। ये मामला 2013 का है जब दिल्ली में आसाराम बापू के खिलाफ एक छोटी सी लड़की के हवाले से उसके माता पिता ने एक एफआईआर दर्ज करवाई और ये एक ज़ीरो एफआईआर थी। ज़ीरो एफआईआर मतलब घटना कहीं और हुई है लेकिन रिपोर्ट कहीं और दर्ज करवाई जा रही है। आमतौर पर पुलिस जो है ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने से कतराती है, लेकिन चूंकि एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप का ये संगीन जुर्म था तो दिल्ली पुलिस ने फ़ौरन इस मामले में केस दर्ज की और उस केस को, चूंकि वो घटना जो है राजस्थान के जोधपुर में कारित की गई थी, यह इल्ज़ाम था, तो उस केस की जाँच के लिए पूरे केस को जोधपुर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। जोधपुर में आसाराम बापू के खिलाफ जब वो केस दर्ज मतलब ट्रांसफ़र हुआ तो जोधपुर पुलिस ने उस मामले की जांच शुरू की और उस शिकायत में लड़की के घर वालों ने ये बताया था कि उनकी बेटी 16 साल की बेटी, नाबालिग बेटी, छिंदवाड़ा के आसाराम बापू के आश्रम में पढ़ती थी और उसे कुछ बीमारियां थी, कुछ तकलीफ़ें थी जिसके इलाज के लिए आसाराम ने उसे अपने जोधपुर वाले आश्रम में बुलाया था और एक रोज़ मौका पाकर रात के 1 बजे उसने 16 साल की इस छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, दुराचार किया। इसके बाद लड़की के माँ बाप बहुत घबरा गए क्योंकि लड़की ने अपने माँ बाप को आकर ये बात बताई और जब घबरा गए, लड़की ने ये बात बताई तो फिर उन्होंने आसाराम से भी बातचीत की
मगर आसाराम ने इनको धमकाया और कहा कि अगर तुमने कहीं भी मुंह खोला तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम देख लेना। तो ये लोग कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल सदमे में आ गए। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिर इन्होंने हिम्मत जुटाई और ये दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे और फाइनली दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, केस को ट्रांसफ़र किया गया राजस्थान के जोधपुर में, क्योंकि वहीं पर घटना होने की बात कही गई थी। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने, जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को आसाराम को इंदौर के उसके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले तक ये समझा जाता था कि आसाराम पर कौन हाथ डालेगा। उसकी वजह यह थी कि आसाराम न सिर्फ एक अमीर आदमी था और एक संत की उसकी छवि थी, बल्कि बड़े बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग उसके आश्रम में जाते थे, लेट जाते थे, प्रणाम करते थे। कोई गुलदस्ता देता था, कोई प्रवचन सुनने ज़मीन पर बैठ जाता था उसके चरणों के पास। तो एक ऐसा आदमी जिसका इतना प्रभाव हो, उस आदमी पर कौन हाथ डाल सकता है? कुछ इस तरह की छवि लोगों के दिमाग में थी और शायद आसाराम को खुद भी ऐसा लगता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो फिर किसी का जोर नहीं चलता, और इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी सी बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करके जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद ये 2013 से लगातार जोधपुर जेल में बंद है। अब इस मामले में की सुनवाई जो है जोधपुर के स्पेशल कोर्ट में हुई और सुनवाई के दौरान कई गवाह जो है उन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि इस मामले के 3 गवाहों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और कुछ एक गवाह गायब हो गए। जिन गवाहों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई उनमें से ज़्यादातर गवाह जो है उनकी हत्या कर दी गई, ऐसी आशंका है। कुछ एक मामलों में रिपोर्ट भी दर्ज है और आसाराम उन मामलों में भी कत्ल का मुलजिम है। आसाराम पर इल्ज़ाम है कि उसने रेप के इस मामले को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवाहों की हत्या कर दी। लेकिन लड़की और उसके घर के लोग अपने गवाह पर, अपनी बातों पर कायम रहे और बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पुलिस को मिले जो अदालत में सही साबित हुए और अदालत ने उसे 25 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। और जज मधुसूदन शर्मा ने स्पेशली ये मेंशन किया कि तब तक उसे सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक कि उसकी जान न चली जाए। तो आप समझिए कि ये कितना संगीन मामला था और अदालत ने उस मामले को कितनी गंभीरता से लिया। और अब आइए बात करते हैं आसाराम बापू की मौजूदा हालत और आसाराम बापू के केसेस की मौजूदा हालत के बारे में, जो इस पूरे प्रोग्राम को पेश करने का अल्टीमेट मकसद है। आपको बताऊं कि आसाराम बापू ने अब तक कम से कम 15 बार जमानत की अर्जियां लगाई हैं और इसमें से ज़्यादातर अर्जियां उसने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं, लेकिन हर बार जमानत की अर्जियां उसकी खारिज होती रही हैं। एक मामले में आसाराम बापू को सज़ा हुई है और वो मामला वही जोधपुर का रेप केस है जिसके जुर्म में वो 10 सालों से जेल में बंद है। इसके अलावा आसाराम बापू पर और भी कई इल्ज़ाम हैं, जिसमें एक नरबली का मामला है। सूरत में उसके जो आसाराम बापू का जो आश्रम है, उस आश्रम में रहने वाली 2 बहनों में से एक बहन ने खुद आसाराम के ऊपर रेप करने का इल्ज़ाम लगाया है और बाकी दूसरी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के ऊपर रेप करने का इल्ज़ाम लगाया है। कैसे लोग हैं, कैसे कैसे इल्ज़ाम हैं, आप सुनिए और सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। इन पर नकली दवाएं बेचने का भी इल्ज़ाम है और गवाहों की हत्याएं करवाने का और तंत्र मंत्र काला जादू करने का इल्ज़ाम तो है ही। तो सबसे पहले नरबली वाले मामले के बारे में भी आपको बता देते हैं। नरबली का इल्ज़ाम आसाराम बापू पर 2008 में लगा था, जब इसके गुजरात के एक आश्रम में, साबरमती नदी के किनारे पर जो आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर 2 बच्चे जो उसके आश्रम में पढ़ते थे, दीपेश और अभिषेक वाघेला, इन दोनों की अधजली लाशें वहाँ मिली थी। ये बड़े रहस्यमयी तरीके से 2 बच्चों का कत्ल हुआ था और उन बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी आश्रम के ऊपर थी, लेकिन आश्रम के बाहर नदी के किनारे पर दोनों की अधजली लाशें मिली थी, जिसे तंत्र मंत्र का मामला माना गया और आसाराम और उसके आश्रम के लोगों पर तंत्र मंत्र के चलते 2 बच्चों की बलि देने का इल्ज़ाम लगा। इसी तरह सूरत के आश्रम में 2 बहनें रहती थी जिन्होंने 1997 से 2006 के दरमियान अपने साथ बलात्कार करने का इल्ज़ाम लगाया। इसमें एक बहन, जो बड़ी बहन है, उसने कहा कि उसके साथ खुद आसाराम ने बलात्कार किया, यौन शोषण किया और कई बार किया, और दूसरी लड़की के साथ जो है आसाराम के बेटे नारायण साईं ने किया। नारायण साईं भी फिलहाल जेल में है, जो आसाराम का बेटा है। तो ये तो मोटे तौर पर जो बड़े और संगीन इल्ज़ाम है उसका मैंने जिक्र किया। अब मैं आपको बताऊं कि ज़मानत जो है आसाराम की लगातार सुप्रीम कोर्ट में लगती है और वो खारिज हो जाती है, और ज़मानत खारिज होने की वजह से आसाराम बापू
जिस जुर्म में जेल में बंद है, जो सज़ा उससे मिली है, उसमें भी उसे पेरोल या फरलो जैसी कोई छुट्टी नहीं मिल पा रही है कि वो जेल से बाहर निकले, क्योंकि वो ज़मानत जो है दूसरे मामलों में नहीं मिल पा रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद आसाराम बापू के जो वकील हैं, उन्होंने नवंबर के महीने में पिछले साल 2022 में जब कोर्ट में ज़मानत की अर्जी लगाई, तब बड़े निराशा भरे अंदाज में ये कहा कि जिस रफ्तार से आसाराम के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं और ट्रायल की जो रफ्तार है, उससे तो लगता है कि पूरी उम्र निकल जाएगी और ट्रायल ख़त्म नहीं होगा। कहने का मतलब वकील जो आसाराम के हैं, उन्होंने भी एक निराशा जताई और ये कहा कि आसाराम बापू जो उनका मुवक्किल है, वो शायद पूरी उम्र सलाखों के पीछे ही गुजर जाएगा, लेकिन उस पर जो केसेस दर्ज हैं उसका ट्रायल पूरा नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल जो है वो स्पीडीली नहीं हो रहे हैं, उसकी रफ्तार तेज़ नहीं है। हालांकि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक नोटिस जारी किया और कहा कि आसाराम बापू पर जो इल्ज़ाम हैं और जिस इल्ज़ाम में ज़मानत की मांग आसाराम बापू की ओर से इस बार की गई है, उस पर गुजरात सरकार का स्टैंड क्या है वो क्लियर करे। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर भी फैसला करेगा कि आसाराम को ज़मानत देनी है या नहीं देनी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसाराम 15 बार ज़मानत मांग चुका है और उसे ज़मानत एक बार भी नहीं मिली है, और जो मुकदमे उस पर दर्ज हैं वो एक नहीं कई मुकदमे दर्ज हैं। अगर मान लीजिए इन तमाम मामलों में जो ट्रायल के स्टेजेस में है, अगर उसमें ज़मानत मिल भी जाती है, तो जिस जुर्म में उसे सज़ा हो चुकी है और वो जोधपुर जेल में बंद है, उस मामले में उसका बाहर निकलना मुश्किल होगा। हालांकि पेरोल और फरलो जैसी चीज़ें जो कैदियों को मिलती है, उसका लाभ आसाराम ले सकता है। आपको पता है कि राम रहीम जो है उस तरह का लाभ जमकर उठा रहा है। हरियाणा में वो रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है और बार बार बाहर आ जाता है। लेकिन आसाराम की किस्मत जो है इस मामले में उसका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उस पर कई ऐसे मामले हैं जो ट्रायल के स्टेज पे हैं और उन मामलों में उसे ज़मानत नहीं मिल रही है। तो फिलहाल जो रेप का मामला आसाराम पर दर्ज है और जिसमें उसे सज़ा हो चुकी है, उस मामले में आसाराम ने अपील भी की है। अब आप समझ सकते हैं, ऐसे तो कोई भी दबा कुचला इंसान होता है, अगर उस पर भी कोई केस दर्ज हो जाता है जो गरीब तबके से हो या साधन जिसके पास ज़्यादा न हो, वो भी कोशिश करता है कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़े और अपर कोर्ट्स में जाए, मतलब हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए और अपनी फरियाद करे। तो आसाराम जैसा प्रभावशाली आदमी तो फरियाद करेगा ही, तो उसने राजस्थान हाई कोर्ट में भी अपील कर रखी है अपने ऊपर जो जुर्म साबित हुआ और सज़ा हुई है उस सज़ा के खिलाफ। लेकिन वो मामला भी अभी राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इधर दूसरे कई सारे मामले हैं जो अलग अलग ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं, जिनमें से अहम मामलों का मैंने आपसे जिक्र किया। तो इस तरह से आसाराम बापू फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है और जोधपुर जेल में उसका दिन जो है किसी भी आम कैदी की तरह गुजरता है, जहां पर वो धर्म कर्म का नाटक किया करता है, पूजा पाठ का नाटक करता है। हालांकि चूंकि उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा की है, तो उसे सश्रम कारावास तो नहीं हो रही है, उसे मेरे ख्याल से कोई काम वाम तो करना नहीं पड़ता है, लेकिन जो जेल की रोटी, जो जेल का खाना, जो रूटीन चीज़ें हैं, उसी रूटीन से उसे भी गुजरना पड़ रहा है और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। आसाराम को जब सज़ा हुई थी उस समय भी उसने हाथ जोड़कर रोते हुए जज से ये फरियाद की थी कि उसकी उम्र को देखते हुए उस पर रहम किया जाए, लेकिन उसका जुर्म ऐसा था कि उम्र को देखते हुए जज ने कोई रहम नहीं की और उसे बहुत कड़ी सज़ा सुनाई थी। और अब आसाराम एक मामले में तो सज़ा काट ही रहा है, बाकी दूसरे मामले पर भी उसके खिलाफ जो है जुर्म साबित होने पर सज़ा होगी। और ऐसे में जो हालात है उसको देखकर ये लगता है कि आसाराम बापू का फ़िलहाल बाहर निकलना, या अगर ये भी कहें कि जीते जी बाहर निकलना मुश्किल है, तो शायद ये बात भी गलत नहीं होगी। तो खैर, फॉलोअप में आज ये थी आसाराम बापू की कहानी, जिसमें आसाराम बापू के पुराने इतिहास से लेकर उस पर दर्ज केसेस की मौजूदा स्थिति और उसके बाहर आने और नहीं आने की संभावनाओं के बारे में हमने चर्चा की। आपको हमारा ये एपिसोड, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही और कौन कौन से मामले या केसेस आप देखना समझना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ उसके बारे में भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही आसाराम बापू, जिसे पूरी दुनिया एक संत के तौर पर देखती थी, उसने जो इतने जघन्य अपराधों को अंजाम दिया, जिसमें सिर्फ उस पर आरोप ही नहीं लगे बल्कि दोष भी साबित हो गया, ऐसे आदमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इस पर भी अपनी राय, अपना नज़रिया ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले एपिसोड में वीकेंड पर फॉलोअप के साथ जब मैं हाजिर होऊंगा, तो आसाराम बापू के बारे में आप लोगों ने जो बातें कही हैं उसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।